नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। सबके जहन में मूल सवाल यही है कि उनकी सैलरी या पेंशन में कितना इजाफा होगा और ये कब से मिलेगी। इसके लिए वेतन आयोग काम भी कर रहा है, लेकिन सैलरी पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सब्र का बांध भी जो है अब टूट रहा है। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था एनसीजेसीएम, जो स्टाफ साइड की है, उन्होंने वेतन आयोग के सामने अपनी 9 सूत्रीय मांगों की लिस्ट रख दी। क्या है कर्मचारियों की 9 प्रमुख मांगे, जानने और समझने की कोशिश करें। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारियों की वो जो 9 प्रमुख मांग है उसकी। इसके बाद जो है चर्चा करेंगे ट्रंप के ताज़ा तरीन बयान की और इसके इम्पैक्ट की। आज बाजार पर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिला, कमोडिटीज़ पर और ओवरऑल, इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे छोटी कारों, कार सेल्स डेटा की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरू। सर, कल ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में बात को समझने की कोशिश की थी कि द फर्स्ट एवर मीटिंग होने की बात कही जा रही है। 24 अप्रैल का जो है वो दिन मुकर्रर किया गया। उसके बाद देखिए एक बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी आ गई है स्टाफ साइड से, जो एनसीजेसीएम साहब के जो कन्वीनर है शिव गोपाल मिश्रा साहब ने लिखी है। कहा जा रहा है कि 9 प्रमुख मांगे हैं सर। एनपीएस, ओपीएस और तमाम मुद्दों को जो है फिर से उठाया जा रहा है। क्या है पूरी खबर सर? और हम प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे वो चिट्ठी भी दिखाइए। आप शुरुआत कीजिए सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो एनसीजेसीएम के कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा हैं, उन्होंने कल 1 तारीख को एक चिट्ठी लिखी है, जो 8वें वेतन आयोग के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं अपॉइंट किए गए पंकज जैन, उनको ये चिट्ठी लिखी गई है। इसमें मोटे तौर पर 9 बड़ी मांगे कह लीजिए, 9 बड़ी कर्मचारियों की जो चिंताएँ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको यहाँ पे उठाया गया है और कहा गया है कि इनको तत्काल जो है वो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है 8th पे कमीशन को। और उसके बाद ही आगे की जो प्रक्रिया है, जो विचार विमर्श की प्रक्रिया है, उसको यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। तो एक हमने कल चर्चा की थी कि 24 अप्रैल को एक बड़ी बैठक होने वाली है। 8th पे कमीशन का देहरादून का दौरा है और वहाँ सारे स्टेक होल्डर से वो बात करेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले अब एक बड़ी ये चिट्ठी आई है, जिसमें 9 बड़ी मांगें जो है रखी गई हैं यहाँ पे। जी, तो पहली मांग ये है सर कि एनपीएस यूपीएस की जो है समीक्षा की जाए और पुरानी पेंशन बहाल करने पर जो है राय देने का जो है ऑप्शन वो भी दिया जाए सर। इस पर एक एक करके सर मांगों को समझने की कोशिश करेंगे। इस पर सर आप पहले कमेंट कीजिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पेंशनर्स के जो चिंताएं हैं, कंसर्न हैं, वो बार बार उठाए गए हैं कि आखिर उनकी जो है, जो एनपीएस से स्विच करके यूपीएस में आए हैं, वो अपनी किस तरह से मांगें यहाँ पर रख सकते हैं। जो ज्ञापन देने का, जो मेमोरेंडम देने का, जो या अपनी सुझाव फीडबैक देने का जो मैकेनिज्म एक बनाया गया है, उसमें क्या ये लोग अपनी जो पेंशनर्स हैं उनकी तमाम तरीके की चिंताएं हैं, कैसी ग्रोथ होगी क्या और बाकी चीज़ें, तो उस पर एनपीएस से ओपीएस में आए लोग और पुरानी पेंशन की डिमांड कर रहे लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि वो भी अपनी बातें यहाँ पर अपने जो चिंताएं हैं वो रख पाएँ। चलिए, पेंशनर्स के मुद्दों को जो है कहा जा रहा है कि अलग से जो है शामिल किया जाए। कहना है संगठन का सर कि रिटायर्ड जो कर्मचारियों की समस्या भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए पेंशन, रिवीजन और रिटायरमेंट का जो लाभ है और जो है समानता, इक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं, उस मुद्दों को भी जो है अलग सेक्शन होना चाहिए था, ताकि उनकी बातों को भी जो है रखा जाए। और ये होना भी चाहिए। उसकी एक वजह विशाल ये भी है कि 49 लाख है केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69 लाख हैं केंद्र सरकार के पेंशनर। तो पेंशनर की तादाद जो है 20 लाख ज़्यादा है। तो जब इतनी बड़ी तादाद है तो उनकी प्रतिनिधित्व या उनका फीडबैक भी जाना जरूरी है यहाँ पे। चलिए सर, महिला कर्मचारियों की भी बात की गई है। कहा गया कि उनको विशेष प्रावधान मिलना चाहिए, जैसे कि कार्यस्थल पर जो है सुरक्षा, मातृत्व लाभ, जो है मेंस्ट्रुअल लीव और इसके अलावा जो है चाइल्ड केयर लीव, और कार्यस्थल पर जो है कहा जा रहा है कि जो है इक्वालिटी और अन्य कल्याणकारी जो है योजनाएं उनको मिलनी चाहिए। तो 50% आबादी के लिए भी इस बार जो है मांग अलग से उठती हुई दिख रही है। बिल्कुल। वर्क प्लेस पे इक्विटी कैसे रहेगी, वर्क प्लेस पे समानता किस तरह से मिलेगी, प्रमोशंस में किस तरह से आपको बराबर की भागीदारी मिलेगी, सेफ्टी वर्क प्लेस पे कैसे इंश्योर की जाएगी, महिलाओं की जो तमाम समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए भी यहाँ बात कही गई कि आखिर उनके लिए भी यहाँ प्रावधान किए जाएं। सर, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, लेबर कोड में जो भी इन बातों को ऐड करने की कोशिश की गई थी ना, कि रात बिरात में जो है नाइट शिफ्ट में भी जो है महिलाएं जाएं, काम करें, ऐसा ना हो कि उनको अनईजी फील हो।
बिल्कुल। जो 4 लेबर कोड जो लेकर आई सरकार, उसमें महिलाओं के लिए विस्तृत जो है वो रूपरेखा बनाई गई है उसमें, कि किस तरह से महिलाओं को एक सिक्योर्ड और सेफ एनवायरनमेंट में काम करने और बराबरी का हक सबसे बड़ी चीज़ है। कि अक्सर ये कहा जाता है कि पुरुष सरकारी क्षेत्र में तो नहीं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ की बार बार जिक्र आता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वेतनमान जो है वो उसमें एक कमी पाई जाती है, तो उस सबको दूर करने की वहाँ बात कही गई थी। चलिए, एक और बड़ी अच्छी मांग है सर कि कहा जा रहा है कि अलग अलग विभागों के जो है खास मुद्दे होते हैं उनको भी सुझाव देने की सुविधा होनी चाहिए सरकार के। देखिए, हर विभाग की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं और काम करने का जो है ढांचा भी अलग होता है, इसलिए कर्मचारियों को अपने विभाग से जुड़े खास मुद्दों पर भी सुझाव देने का विकल्प मिलना चाहिए। और ये बात सच भी है सर, वन साइज फिट्स ऑल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप कर्मचारियों के वेतन की पूरी स्ट्रक्चर को जब आप तय करने की कोशिश कर रहे हैं तो अलग अलग, और देखिए 10 साल में एक बार मौका आता है जहाँ पे इतना बड़ा रिवैम्प या इतना बड़ा एक तरह से अगर आप कहें तो रिफॉर्म करने का मौका है। आयोग बनाया गया है, तमाम चीज़ों पे तमाम पहलुओं पे जब आप बात कर रहे हैं तो जो अलग अलग विभाग हैं उनका कामकाज कैसा है, उनके जो कर्मचारी हैं, हर विभाग के कर्मचारियों के अलग अलग काम करने की परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से उनकी डिमांड्स भी अलग हो सकती हैं। रेलवे कर्मचारी की डिमांड्स एक दूसरे पोस्टल जो कर्मचारी है उससे अलग होंगी और समस्याएं भी अलग होंगी। बिल्कुल, तो समस्याएं अलग है, उनके कामकाज का तरीका अलग है, उनकी ड्यूटी के स्ट्रक्चर अलग है। एक सामान्य ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति का ड्यूटी का स्ट्रक्चर अलग है, एक फील्ड में काम करने वाले का ड्यूटी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ समाहित करने, उनके फीडबैक और विभाग के तौर पर सामूहिक तौर पर एक बात जाए, इसकी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए सर, एक और रोचक मांग की भी चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले कहा गया था सर कि 18 जो क्वेश्चनर्स आए थे उनमें कहा गया था कि शब्द की जो लिमिट है वो बड़ी कम है, हम जो अपनी बात है बड़ी मन से लिख नहीं पा रहे हैं, अट नहीं पा रहा है उस स्पेस में। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो जो डेडलाइन है जो 31 तारीख की जो थी उसको भी बढ़ाया जाए। कहा जा रहा है कि जो है विभाग जो है विशेष सुझाव देने की अंतिम तारीख जो है 31 मई 2026 तक जो है बढ़ाने की मांग की जाए। सर, ये क्या मांग है? नहीं, बिल्कुल, जो फीडबैक देने की 31 मार्च लास्ट डेट थी जी, उसको बढ़ाकर 31 मई करने की एक बात है। और जो वर्ड लिमिट है कि आप जो सुझाव देना चाह रहे हैं वो पूरा विस्तृत तौर पर नहीं दे पा रहे, क्योंकि एक वर्ड लिमिट वहाँ पर जो है वो लगा रखी है। 500 वर्ड्स की लिमिट थी, उसको 1000 वर्ड की लिमिट करने की भी इस चिट्ठी में मांग की गई है। चलिए, इसके अलावा सर लास्ट के जो दो मांग उनको भी समझ लेते हैं। दस्तावेज जो अपलोड करने की जो सीमा है उसको बढ़ाने जाने की बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि अभी केवल जो है 2 MB तक की फाइल अपलोड की जा रही है, इसे जो है प्लीज़ 5 गुना बढ़ा दीजिए, 10 MB कर दीजिए। शायद वो जो है एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि वो जो है आयोग के पास पहुँच जाए। उसके अलावा सर ईमेल और हार्ड कॉपी से भी ज्ञापन भेजने की जो सुविधा जो कहा जा रहा था कि जो है ये मामला क्या था सर? कहा जा रहा था कि फिजिकल कॉपी देना है क्या? बिल्कुल नहीं, अभी तक ये था कि जो पोर्टल पे एक डेडिकेटेड स्पेस है या इंटरफेस है, वहाँ आप अपना ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, आप पे क्या कंसर्न है, बाकी चीज़ें सुझाव क्या है। अब इसमें जो मांग की है NCJCM ने, और ये पहले भी मांग आई थी जिसको हम लोगों ने इसका जिक्र भी किया था मनी सेंट्रल में एक बार, कि कर्मचारियों की मांग ये है कि साहब केवल और केवल एक यही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो 8th पे कमीशन का पोर्टल है उसके जरिए जाए। आप हमको एक ईमेल आईडी दीजिए जिसमें हम अगर ज़्यादा हम विस्तृत या सिलसिलेवार तरीके से बात बताना चाहते हैं, कोई ज्ञापन देना चाहता है तो हम ईमेल के जरिए दे सकें। और अगर आपसे कोई फेस टू फेस मिल रहा है, इन पर्सन अगर आपकी मीटिंग होती है, वहाँ अगर कोई ज्ञापन देना चाहता है, अपना सुझाव देना चाहता है, तो उसकी हार्ड कॉपी भी लेने की व्यवस्था हो, उसको रिकॉर्ड में रखा जाए। तो ये एक मांग यहाँ पे की गई है। चलिए सर, तो ये रही 8वें वेतन आयोग की लेटेस्ट अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। पूरी आज ग्लोबल मीडिया को कहिए या आज पूरी मीडिया स्पेस की आज बात कीजिए, या घरेलू फ्रंट पर देखिए या विदेश की मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सभी की नज़र जो थी आज सुबह तड़के 6:30 बजे के आसपास थी कि ट्रंप साहब जो है क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल तक की जो बात ये थी, कहा जा रहा था कि अंदेशा जताया जा रहा था कि जो है वॉर को लेकर बड़ा अपडेट हो सकता है पॉजिटिव नोट पर। शायद उम्मीद जताई जा रही थी कि ट्रंप साहब जो है वॉर को जो है ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन
ठीक जो है इसके विपरीत जो है आज कहानी होती हुई देखी सर। 15 से 20 मिनट का उनका जो संबोधन रहा, उसके बाद जो आउटकम देखने को मिले, आज सुबह मैं भी मार्केट को देख रहा था सर, उस समय तक गिफ्ट निफ्टी जो था 100 पॉइंट की तेजी के साथ दिखा रहा था। जैसे इनका जो भाषण आया इंटरप्रेट हुआ, सीधे 400 पॉइंट डाउन रहा। मतलब समझिए कि मिनट भर में 9:15 में बाजार खुला सर, 11 लाख करोड़ सुहा हो गए। लेकिन हालांकि ऑन स्क्रीन आज तेजी आई। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि वॉर पर क्या अपडेट है सर, इसका क्या इंपैक्ट करेंसी पर पड़ा, मार्केट्स पर पड़ा, ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या पड़ा। ओवर टू यू। नहीं देखिए, कल बहुत बड़ी उम्मीद इस बात की पैदा हुई थी दोपहर तक कि अब ये लड़ाई रुकने वाली है। और चूंकि एक ट्वीट जो कैरोलिना लेविट जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है उनका आया था कि राष्ट्रपति ट्रंप आज सुबह भारतीय समय के हिसाब से 6:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। तो उसमें ये लगा कि, और बड़े तौर पर इस बात की उम्मीद थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो इस जंग को ख़त्म करने की घोषणा इस अपने संबोधन में करेंगे। वजह इसके पीछे ये थी कि कल 2 बार उन्होंने अलग अलग बयान दिए। एक बार उन्होंने ये कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है या नहीं खुलता है हमें इसकी परवाह नहीं है, हम इस लड़ाई को जो है वो रैप अप करेंगे या हम इस लड़ाई से बाहर निकलेंगे, अमेरिका निकल जाएगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ईरान के साथ डील हो या न हो, अमेरिका इस जंग से बाहर निकल जाएगा। 2 इतने बड़े बयान कल अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आए। उसके बाद जब ये ट्वीट आया कि अगले दिन जो है 6:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप देश को संबोधित करेंगे, तो पूरी दुनिया के मार्केट्स में सब जगह इसी चीज़ को लेके एक उम्मीद पैदा हो गई कि चलो अब लड़ाई बंद होने का संकेत मिल पैदा सकता है, संकेत। लेकिन शाम को एक राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक बात और आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक नहीं खुलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। बट वो उतना मीडिया में आई नहीं बात, और इसीलिए आज सुबह तक इस बात की उम्मीद थी कि जब ट्रंप ऐलान करेंगे तो वो जंग रोकने का विशाल ऐलान करेंगे। लेकिन जब उनकी स्पीच आई तो उसमें बिल्कुल कहानी यहाँ पे उल्टी नजर आई। जब कह रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते तक जंग जारी रह सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा खाली करवाएंगे तब हम जो है अब चैन से रह पाएंगे। बिल्कुल, कल के उसमें उसके बाद आज उनके सुर पूरी तरह से बदल गए। मतलब एक दिन में उनका सुर कैसे बदल जा रहा है? बिल्कुल, एकदम यू टर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिया। उन्होंने कहा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि हम ईरान को स्टोन एज में ले जाकर खड़ा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ईरान पर भारी बमबारी की जाएगी। और उन्होंने कहा भी कि अगले कुछ हफ्तों में हम ईरान पर बहुत हार्ड हिटिंग जो है वो स्ट्राइक्स करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर ईरान में स्ट्राइक्स की जाएंगे, ईरान को पूरा स्टोन एज में ले जाएंगे। जब इस तरह के बयान आए इसका मतलब ये था कि एक बड़ा एस्केलेशन यहाँ से अमेरिका करने के लिए तैयार है। अगले कुछ हफ्ते और लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। ये जब उनका संबोधन हुआ उसके तुरंत बाद जो है जी ईरान ने अपनी तरफ से इजराइल पे एकदम मिसाइलों की जो है और ड्रोन्स का अटैक कर दिया ट्रंप के संबोधन के बाद। और उससे फिर बाजार को लग गया कि ये अब जंग अभी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो ये एक बड़ा एस्केलेशन यहाँ से नज़र आया और इसीलिए मार्केट्स में बुरी तरह से मार्केट शुरुआती ट्रेंड। बिल्कुल। लेकिन सर अच्छी खबर ये है कि सर हम लोगों ने उस बाजार की ट्रंप साहब की धमकी की, चेतावनी कही, कुछ भी कहिए, उसको हम लोग बचाते हुए नजर आए। ऑन स्क्रीन जो है निफ्टी में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी मजबूती के संकेत देता हुआ देखा। अब हालांकि 3 दिन बाजार बंद है, कल तो गुड फ्राइडे की वजह से है, तो मंडे को रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच 3 दिन आप जैसा कह रहे हैं कि पल भर में कुछ हो जाते हैं, पल भर में क्या हो जाते हैं, तो 3 दिन के बीच में क्या क्या ये बोलते हैं ये समझने की बात होगी। लेकिन सर आज एक और बड़ी अच्छी खबर ये रही रुपये के फ्रंट पर। आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद पहली बार कहा जा रहा है कि 6 साल के इंट्राडे की जो है सबसे मजबूत तेजी देखने को मिली रुपये में। कहाँ हम 95 के आसपास थे, 95.22 के आसपास, लेकिन अब सीधे 93 के आसपास आए। ऐसा कभी देखने को मिली थी ज़बरदस्त मजबूती जो है करेंसी मार्केट में हम लोगों ने भी कभी नहीं देखी थी। सर इस पर कुछ अगर आप कमेंट करना चाहें। बिल्कुल, सितंबर 2013 के बाद की सबसे बड़ी मजबूती है। एक दिन में ₹2 की मजबूती रुपए में आई है। 2% के आसपास रुपए में तेजी आई और ₹92.89 के आसपास $1 की कीमत यहाँ दोपहर के आसपास दिखाई दे रही थी। तो उसके पीछे वजह यह है कि 2 आरबीआई ने बड़े फैसले लिए। विशाल, एक लिया पिछले शुक्रवार को जहां बैंकों को ओपन अपनी पोजीशन इन करेंसी मार्केट्स जो है, करेंसी बाजार में अपनी ओपन पोजीशंस को जो है वो टोटल $100 मिलियन जो डॉलर है उससे ज़्यादा न रखने की
का निर्देश दिया गया बैंकों को। एक बड़ी चीज़ ये, दूसरा एक बड़ा निर्देश कल आया जहाँ पे बैंकों को जो है वो स्पेकुलेटरी जो पोजीशंस हैं ऑफशोर मार्केट में रुपए को लेके, उस पे बड़े जो है रेस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने यहाँ पे एनडीएफ जो है आपका नॉन डिलीवरेबल जो फॉरवर्ड हैं उसमें यहाँ पे बड़ा आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाया और इसकी वजह से आज जो है वो रुपए में ज़बरदस्त तेजी विशाल दिखाई दी। चलिए, तो अब एनडीएफ जो प्रवीण सर बोल रहे हैं उसको भी समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में। देखिए, एनडीएफ एक करेंसी ट्रेड है जिसका सेटलमेंट डॉलर में होता है, लेकिन इसमें रुपए या डॉलर का फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता है। इस फैसले से जो है ऑफशोर बेटिंग जो है ये बंद होने की बात कही जा रही है। तो अब रुपए की बात हो गई, अब आते हैं क्रूड ऑयल इसको ऐसे समझ लीजिए। जी सर, प्लीज। और क्यों बड़ा असर पड़ा, पर डे का टर्नओवर एनडीएफ का नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड का 5 से 8 बिलियन डॉलर का है, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक महीने में ये 150 बिलियन डॉलर के आसपास का जो है वो टर्नओवर दिखाई देता है। इसको पे कर्व लगाना या इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाने का सीधा असर आपका ये हुआ कि आपने डॉलर की एक तो डिमांड को कम किया, दूसरा आपने जो स्पेकुलेशन पूरा ऑफशोर मार्केट्स में था रुपए को लेके, उसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि जो हेजिंग के लिए जो पोजीशंस ली जाती हैं आरबीआई ने उस पर लगाम नहीं लगाई विशाल। चलिए सर, तो मार्केट के लिए तो अच्छा रहे, रुपये के लिए अच्छा रहा, लेकिन अगर क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं सर, तो वहाँ जो है तस्वीर कुछ उलट दिख रही है। जब सर 6:30 बजे के आसपास संबोधन हो रहा था इनका ट्रम्प साहब का, उस समय $100 के नीचे कामकाज हो रहा था, 98 के आसपास। लेकिन जैसे इनका 15-20 मिनट के बाद भाषण हुआ, सीधे 5% की तेजी 107, 108 के आसपास पहुँचता हुआ दिख रहा है। हम आपसे समझना चाहते हैं सर कि क्रूड ऑयल में इतनी आग क्यों लगी हुई है? क्या ओपेक प्लस देशों की इंटरवेंशन से ये चीज़ें सुलझती हुई दिखेगी? क्या हो सकता है सर? देखिए, पूरा का पूरा क्रूड जो है वो 20% की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है दुनिया भर में, ये सबको पता है। और जब ट्रंप के भाषण के बाद ये साफ तौर पे दिखाई दिया कि ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, ये एस्केलेशन होगा। ईरान इसका मतलब हॉर्मुज़ को खोलेगा नहीं, उसके उलट वो जो मिडिल ईस्ट में दूसरे देशों की जो ऑयल रिलेटेड जो रिफाइनरीज़ हैं या स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उन सब पर निशाना बनाएगा, प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर निशाना बनाएगा। इसका सीधा असर हुआ कि सप्लाई यहाँ पे क्रूड की या तेल की जो है वो रुकने वाली है, चोक होने वाली है, हालात ख़राब रहेंगे। और उसी वजह से सीधा जिस तरह से मार्केट बुरी तरह क्रैश हुए, उसी तरह से क्रूड जो है उसमें तेज़ी से उछाल आया विचार। चलिए सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। जब रुपये की बात हो गई, मार्केट्स की बात हो गई, क्रूड ऑयल की बात हो गई सर, व्हाट अबाउट कमोडिटीज़? आज वहाँ भी हलचल देखने को मिला सर। एज़ पर द करंट डेटा, सोने में आज 3,263 रुपये और चांदी में 13,000 की गिरावट है सर। यहाँ क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है सर? नहीं, देखिए, मार्केट्स जब हिले हुए हैं बुरी तरह से, जैसे तैसे रिकवर हुए, लेकिन कमोडिटीज़ को लेके भी मुझे लगता है कि दुनिया भर में अब लोगों को लग रहा है कि जो सोना चांदी है ये भी बहुत सेफ असेट नहीं है यहाँ पे, जिस तरह के दुनिया भर में हालात हैं। तो इसका असर सोने चांदी पर भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग जो एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि गोल्ड के लिए ये साल जो है वो उतना प्रॉमिसिंग शायद न रहे। जी, देखिए, बहुत अच्छा डेटा है सर हम लोग के सामने। ब्रेंट क्रूड देखिए फरवरी में 70 रुपये के आसपास था और मार्च में देखिए 104 रुपये के आसपास। देखिए 49% की तेजी। गोल्ड 5400 के आसपास था, 4700 के आसपास हो गया। 13% की मान लीजिए गिरावट देखने को मिल रही है। सिल्वर में जो है 12% की गिरावट है। शुगर बढ़ा है 12% के साथ, और कॉफ़ी में भी 6% की तेज़ी, और रफ राइस जो है उसमें 7.5% की तेज़ी है देखने को मिल रही है। इसके अलावा कॉर्न है, उसमें 5%, कोकोआ 7%, एल्यूमिनियम 7%, जिंक और कॉपर में नेगेटिव टेरिटरी देखने को मिल रही है। 3 से 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरा कमोडिटी सेक्टर देखिए, मेटल स्पेस देखिए, वहाँ एकदम हलचल मचा ही हुआ है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, तेल सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटीज और वैश्विक बाजारों में हलचल के बीच भारत का कार बाजार जो है बिल्कुल अलग कहानी लिख रहा है। जहां दुनिया महंगे तेल और सप्लाई संकट की चिंता में उलझी हुई है, वहीं भारत में कारों की बिक्री की रफ्तार जो है वो पकड़ती हुई नजर आ रही है। मार्च 2026 में देश के ऑटो सेक्टर ने ऐसा प्रदर्शन किया कि कई रिकॉर्ड जो है पीछे के जो है वो छूट गए हैं। शोरूम में जो है ग्राहकों की भीड़ है। कंपनियों के नए मॉडल्स और आकर्षक ऑफर्स के दम पर जो है कार कंपनियों ने जमकर बिक्री की शुरुआती आंकड़े जो है वो पेश किए हैं। मार्च में करीब सर 4.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियों की जो है बिक्री हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले
तेज उछाल जो है वो दिखा रही है। यानी जो है वैश्विक अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद भारत का जो कार बाजार जो है साफ संदेश दे रहा है कि रफ्तार जो है अभी जारी है सर। अब चूंकि कार वाला मामला है सर, छोटी कार, कैफ़े नॉर्म्स और तमाम तरह की प्राइस हाइक की बात को हम लोग जो है आपसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, पिछले साल जब सितंबर में सरकार ने, बल्कि अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था जब अपनी स्पीच दी थी लाल किले से कि जीएसटी में एक बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं, लोगों को राहत दी जाएगी, और उसके बाद एक झटके में जो है जीएसटी के रेट घटाए गए और 22 सितंबर से उसको लागू कर दिया गया। 22 सितंबर भी क्या, उससे पहले ही कई कंपनियों, जैसे ही जीएसटी कटौती का ऐलान हुआ, कई कार कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतें सस्ता करने का फैसला कर लिया। तो सितंबर से आप ये मानिए कि कार कंपनियों के जो बुरे दिन थे वो वहाँ से ख़त्म हो गए, जो लंबे टाइम से 1.5-2 साल से तकरीबन इन भारी इन्वेंट्री पे बैठे थे, डीलर्स लॉस पे बैठे थे, और गाड़ियाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी कंपनियों की बिक नहीं रही थी। वो पूरा का पूरा दौर एकदम से पलट गया इस एक फैसले के बाद, और वहाँ से आप रफ्तार देखते आइए। पूरा फेस्टिव सीजन अच्छा गया, ईयर एंड अच्छा गया, और जो साल के शुरुआती 3 महीने थे जी इस साल के, वहाँ पे भी अच्छे आपको नंबर्स आते हुए दिखाई दिए। और यही वजह है कि अगर आप सालाना पूरी सेल्स को देखेंगे जी सर, तो ये 47 लाख यूनिट पे पहुँच गई। पैसेंजर कारों की बात कर रहा हूँ, 8.5% के आसपास यहाँ ईयर ऑन ईयर विशाल तेजी दिखाई दी। इससे पिछले जो, अगर आप FY 24-25 को देखेंगे तो वहाँ 43 लाख गाड़ियाँ जो है वो बिकी थी। तो ये एक अच्छा दौर यहाँ आपको पिछला पूरा 1 साल कार कंपनियों का, लास्ट के आप समझिए कि 6 महीने में पूरा गेम जो है वो एकदम कार कंपनियों के लिए पलट गया। लेकिन यहाँ से आगे क्या होगा, ये एक विशाल बड़ा सवाल है, क्योंकि स्थितियाँ अब उतनी अनुकूल यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। सर स्थिति अनुकूल नहीं है, तो इसीलिए तो लगता है कि प्राइस हाइक की भी बात हो रही है सर। तमाम कंपनियां जो है 1 अप्रैल से जो है कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी हैं। बिल्कुल, कीमतें क्या तर्क दिया जा रहा है सर इस बार? कीमतें बढ़ा, देखिए, कार कंपनियां ज़्यादातर बार तर्क एक ही देती हैं कि साहब इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई, हमारे पास जो कच्चा माल आ रहा है वो बहुत महंगा हो गया है जी। लेकिन अब चूंकि जंग यहाँ चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट में, इसने सप्लाई लाइंस को भी जो है वो ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया, और इसका असर जो है कार कंपनियों के ऊपर यहाँ पे पड़ सकता है। इस एक तो ये चीज़ें, दूसरा अगर इकोनॉमी के लिए मुश्किल पैदा होती है, अगर आरबीआई को, और अब देखिए अब चर्चा इस बात की उठने लगी है कि क्या इस बार अप्रैल में रेट बढ़ेंगे या उसके बाद अगला जब जून में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तब रिजर्व बैंक रेट बढ़ाएगा। महंगाई के बढ़ने की आशंका है, लोगों की नौकरियों, काम धंधों, पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर को लेके सरकार और MSMEs के लिए सरकार कह रही है कि हम मॉरेटोरियम जो है वो आपको देंगे कर चुकाने के लिए। तो हालात अगर इस तरह के होंगे तो सीधा असर जो है वो 2 चीज़ों पर दिखाई देता है साफ तौर पे, एक ऑटो सेल्स और दूसरा FMCG की बिक्री, क्योंकि बिल्कुल आपके आम जनजीवन से जुड़ी दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फिर असर कार कंपनियों के ऊपर दिखाई दे सकता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो ये एक और सेटबैक होगा उन लोगों के लिए जो गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक हालात पहले ही मुश्किल भरे हैं। सरकार भी बार बार कह रही है कि ठीक है, इकोनॉमी रेजिलिएंट बनी हुई है, नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, GST का भी नंबर ठीक ठाक आया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे मुश्किलें या चैलेंजेस का सामना हमको करना पड़ सकता है विशाल। चलिए सर, अब कार कंपनियों की बात हो रही है सर, तो कैफ़े 3 नॉर्म्स पर भी चर्चा कर लेते हैं सर। कोई लेटेस्ट अपडेट हो कैफ़े 3? नहीं, मुझे लगता है कि कैफ़े जो 3 नॉर्म्स हैं उसमें अब सरकार को इनको हो सकता है अगले कुछ वक्त के लिए टालना, मतलब 2027 से नहीं आगे लागू बिल्कुल, क्योंकि ड्राफ्ट ही अभी फाइनल नहीं हो पाया कि आखिर अंतिम रूप क्या रहेगा इसमें। क्या छोटी कार कंपनियों को कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या बड़ी कंपनियां, जिस बड़ी जो कारें बनाती हैं ऐसी कंपनियां जिस तरह का दबाव बनाए हुए सरकार पे, किसको कितनी राहत मिलेगी? क्या छोटी कंपनियों को गाड़ियों के लिए इतना लीवे मिलेगा कि वो उनकी गाड़ियां बिक पाएँ? कॉस्ट ऑलरेडी जो पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट की भी बात आई थी कि साहब जो सरकार ने मैंडेटरी कर दिए बहुत सारे जो तकनीकी जो अपग्रेड जो गाड़ियों में आ रहे हैं, उसका भी एक बड़ा कॉस्ट जो है वो कंपनियों पर बैठ रहा है। जो BEE के जो नॉर्म्स के तहत जो बात थी, तो वो सारी कॉस्ट अगर यहाँ पे ऐड होती है और अगर सरकार की तरफ से कैफ़े नॉर्म्स में छोटी गाड़ियों को राहत नहीं मिली उत्सर्जन में, तो फिर आप समझिए कि छोटी गाड़ियों के लिए मुश्किल
होने वाली है। चलिए सर, मुश्किल तो हो जाएगी मारुति सुजुकी के लिए, लेकिन मार्च में जो है टॉप कार कंपनियों के अगर बिक्री के रिकॉर्ड अगर मैं देख पा रहा हूँ सर, तो नंबर 1 लिस्ट पे जो है मारुति सुजुकी ही है। कुल बिक्री 1,78,211 यूनिट्स थी। तो यहाँ अगर सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी सर तो मारुति पे ही पड़ेगी, ऐसा मेरा कहना सही होगा सर? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी कार कंपनी है, 50% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो वहाँ अगर कैफ़े नॉर्म सख्त आए और छोटी कार कंपनियों को राहत नहीं मिली या छोटी गाड़ियों के लिए सरकार ने राहत नहीं दी, तो सीधे तौर पर मारुति की जो ज़्यादातर कारें जो छोटी बिकती हैं वहाँ पे मुश्किलें पैदा जरूर होंगी। चलिए सर, तो आज के सर मनी सेंट्रल में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।